वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर में प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, वेट पैडी एंड वेट पैडी अदर देन एरियाज़ को हमने वहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ के लिंक हैं, आप उस वीडियो को चेक करें और चेक करने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज एग्रीकल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने के लिए जा रहा है, जिसकी शुरुआत या जिसका इतिहास हमें कॉलोनियल पास्ट में दिखता है, या अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने उस एग्रीकल्चरल टाइप को अपने कॉलोनियल रिजाइम में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और वो इंडिया के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर हमारे सामने रखता है। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, दिस इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे आगे बढ़ने के पहले आप इस इमेज को ध्यान से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक टी प्लांटेशन दिख रहा है, और टी प्लांटेशन का आपको एक बहुत बड़ा स्टेट दिख रहा है। और इस प्रकार के और भी कई प्रकार के क्रॉप्स, टी की बात करें, कॉफ़ी, बनाना, मसालों की बात करें, और भी कोकोनट की बात करें, और भी अलग अलग प्रकार के फसलों को अलग अलग यूरोपियन कॉलोनियल पावर के द्वारा अपने कॉलोनियल पास्ट में अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में एज पर देयर फिजिकल फीचर एंड एज पर देयर क्लाइमेटिक फीचर वहाँ पे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या सेलियंट फीचर्स होते हैं। Plantation agriculture, as mentioned above, was introduced by the Europeans in their colonies situated in the tropics। यहाँ पे अब देखिए झूमिंग, और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस अगर आप देखेंगे बच्चे, तो झूमिंग मोस्टली आप देखेंगे तो ट्राइबल पीपल के द्वारा ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन्स में किया जाता है। लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर की शुरुआत यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के द्वारा अपने कॉलोनियल पीरियड में अपने डिफरेंट कॉलोनीज में किया गया। इसमें और झूमिंग में एक सिमिलरिटी क्या है कि झूमिंग की बात करें और प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें, ये दोनों प्रकार के एग्रीकल्चर इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में ही किए जाते हैं। यहाँ पे यूरोपियंस इन कॉलोनीज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास एंड पाइनएप्पल्स। तो ये अगर आपसे सवाल पूछ ले कि कुछ वैसे क्रॉप्स या फसलों के एग्जाम्पल दें जिसकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अब आगे के इस जो पैरा में यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स को बताया जा रहा है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से समझिए। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स of this type of farming are large states और plantations। प्लांटेशंस के जो स्टेट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, वो हाईली मैकेनाइज्ड होता है, साइंटिफिक तरीके से फसलों की देखभाल की जाती है, वहाँ पे जो सीड्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर कैपिटल और लेबर इंटेंसिव होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑल आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो वो वहाँ पे उद्देश्य कमर्शलाइज है, उद्देश्य वहाँ पे प्रॉफिटेबल है या हाई प्रॉफिट गेन करना है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के द्वारा, कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा एग्रीकल्चरल प्लांटेशन जो होता है वो आसपास के एरिया से वेल प्लान्ड होता है, वेल कनेक्टेड होता है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स, और सबसे बड़ी बात याद रखेंगे बच्चे कि इसमें ह्यूमन लेबर का यूज़ ज़्यादा नहीं है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत बड़े मात्रा में मैकेनाइज्ड होता है, या मशीन का यूज़ वो ज़्यादा करता है। यहाँ पे कौन कौन सी बातें लिखी हुई है, लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशन, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, यहाँ पे जैसे कंपनी के मैनेजर होते हैं उसी प्रकार से बड़े बड़े जो एग्रीकल्चरल प्लांटेशन जो स्टेट के नाम से जाने जाते हैं उनके भी अपने मैनेजर होते हैं, और जो पूरे उस प्रोडक्शन को, पूरे उस प्रोसेस को वो साइंटिफिकली मैनेज करते हैं ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सके। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बताया था कि जैसे अगर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग याद होगा, तो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वहाँ पे जानवरों को पाला जा रहा है, लेकिन वहाँ पे सिंगल एनिमल स्पेशलाइजेशन है। उसी प्रकार से यहाँ पे सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन दिखता है। चीप लेबर एंड a good system of transport
in which links the states to the factories and markets for the export of the products। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी प्लांटेशन एरिया है वहाँ से मार्केट एरिया या वहाँ से पोर्ट एरिया या वहाँ से एक्सपोर्टिंग एरिया के बीच में एक वेल कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की होनी चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, लेकिन इसमें मशीन या मशीनों का भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में हमें यूज़ दिखता है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इस पैरा में क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे यूरोपियन पावर्स ने डिफरेंट ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन्स में अपने कॉलोनीज को इस्टेब्लिश किया था, पुर्तगाल, स्पेन के द्वारा और भी अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, डच के द्वारा, और उन्होंने अपने अपने एरियाज़ में उस जगह के अवेबिलिटी, उस जगह की जोग्राफी, उस जगह के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक प्रकार के प्लांटेशन क्रॉप को वहाँ पे क्या किया, एग्रीकल्चर में उन्होंने प्रमोट किया। वहाँ पे द फ्रेंच स्टेबलाइज्ड कोकोआ and coffee plantation in West Africa. The British set up large tea gardens in India and Sri Lanka, rubber plantations in Malaysia, and sugarcane and banana plantation in West Indies. Spanish and Americans invested heavily in coconut and sugarcane plantation in the Philippines. The Dutch once had monopoly over sugarcane plantation in Indonesia. Some कॉफ़ी, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है बेटा कि कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है उसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो स्पेनिश लोगों ने कहाँ पे करी या पोर्टुगीज़ लोगों ने कहाँ पे की, साउथ अमेरिका में करी। और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट जो कंट्री है, जो वर्ल्ड का भी 5th लार्जेस्ट है, ब्राज़ील। और वहीं ब्राज़ील आज वर्ल्ड लीडर है कॉफ़ी के मामले में। तो वहाँ पे कई बार एक सवाल आता है कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के जो लार्ज प्लांटेशन स्टेट हैं हम उसे किस नाम से जानते। तो यहाँ पे एक बड़ा स्पेसिफिक नाम बताया जा रहा है, फजेंडाज, FAZENDAS। यहाँ पे ब्राज़ील के लार्ज कॉफ़ी स्टेट या लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन को हम क्या बोलते हैं, फजेंडास कहते हैं। इन ब्राज़ील आर स्टिल मैनेज्ड बाय यूरोपियन। इवन कुछ ऐसे प्लांटेशन या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं वहाँ पे प्लांटेशन के जो अभी भी यूरोपियन लोगों के द्वारा ही उसको मैनेज किया गया था। धीरे धीरे करके उसको ब्राज़ील गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने की प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे वो यूरोपियन लोगों के, भले वो ब्राज़ील यूरोप के कॉलोनियल पावर से आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे फेजेंडाज में यूरोपियन कंट्रीज़ का हम कंट्रोल देखते हैं वहाँ पे। टुडे ऑनरशिप of the majority of the plantation has passed into the hands of the government or nationals of the countries concerned। अब आप इस इमेज के द्वारा वर्ल्ड में जो भी प्लांटेशन के एरियाज़ हैं और वहाँ पे किस स्पेसिफिक क्रॉप का हमें प्लांटेशन दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, देखिए बेटा यहाँ पे भी कुछ आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का ये वाला पार्ट है सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे भी कुछ दिख रहे हैं। तो हम इसे ज्योग्राफी में जो साउथ ईस्ट एशिया है हम इसे बोलते हैं ईस्ट इंडीज़, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के आसपास का जो एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट इंडीज़। आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें वेस्ट इंडीज़ आता है। तो वेस्ट इंडीज़ में कोई एक कंट्री नहीं है, बहुत सारे उसमें कंट्रीज़ है। और एक जोग्राफर थे मैगेलन, उन्होंने इस जगह के आइलैंड्स को वेस्ट पार्ट में और इस जगह के आइलैंड्स को ईस्ट पार्ट में क्या नाम दिया था, ईस्ट इंडीज़ एंड वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ में देख सकते हैं बनाना, शुगर येलो कलर से दिख रहा है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे हमें रबर, आपको पता है रबर एक इक्वेटोरियल प्लांट है जिसके मिल्की लाइक एक लिक्विड जिसे हम लोग लेटेक्स कहते हैं, उससे क्या बनाया जाता है, रबर बनाया जाता है। यहाँ पर रबर देख सकते हैं। ये फिलीपींस है, फिलीपींस में आप यहाँ पे कोकोनट देख सकते हैं। ग्रीन कलर से इंडिया, श्रीलंका, आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, टी प्लांटेशन देख सकते हैं। अगर अफ्रीका को देखिए जो रेड कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे कोकोआ और कॉफ़ी का, तो आपको यहाँ पे 3-4 मेजर एरिया दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा साउथ ईस्ट एशिया, सेकंड दिख रहा है ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल अफ्रीका, एंड द थर्ड वन इज सेंट्रल अमेरिका। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ सिमिलरिटी क्या है, आप इस पूरे रीजन को देखो, ये पूरा का पूरा रीजन ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिकल आपका इक्वेटर, तो ये पूरा का पूरा एरिया नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो ये ट्रॉपिकल जोन में या ट्रॉपिकल कटिबंध में आता है यहाँ पे। तो इसीलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एरियाज में ही फोकस्ड है, और यहीं पे यूरोपियन कॉलोनियल पावर ने अपने अपने कॉलोनी में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के द्वारा अलग अलग क्रॉप्स को स्पेसिफिक रीजन में क्या किया, प्रैक्टिस किया। यहाँ पे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बनाना एंड शुगर वेस्ट इंडीज में दिखता है, कोकोनट फिलीपींस में, टी गार्डन्स इंडिया, श्रीलंका और अदर एडजॉइनिंग कंट्रीज में आप देख सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में देखें आपको रबर दिख रहा है, और अगर अफ्रीका के बहुत बड़े भाग की बात करें जिसमें स्पेशली ट्रॉपिकल अफ्रीका या इक्वेटोरियल अफ्रीका ज़्यादा शामिल है, उसमें कोकोआ एंड कॉफ़ी का देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगर डिस्कशन में अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो आगे के डिस्कशन में जो हमने बताया यहाँ पे थोड़ी देर पहले क्या बताया कि यूरोपियन पावर के द्वारा किया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके उन यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा जिस अलग अलग कंट्रीज़ में अभी भी कुछ स्टेट उनके हाथ में, वो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को या वहाँ के गवर्नमेंट को वो धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, हैंड ओवर करते जा रहे हैं। अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट commercialized, scientific based, more organized the agricultural practice is extensive commercial grain farming। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में और फेस टू फेस डिस्कशन में बच्चे याद होगा कि हमने ग्रासलैंड की बात करी थी। ग्रासलैंड खुद एक प्रकार का इकोसिस्टम है जिसे ग्रास इकोसिस्टम कहते हैं। वो दो पार्ट में या दो भागों में हम उसे डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रास और एक को बोलते हैं टेम्परेट ग्रास। अगर ट्रॉपिकल ग्रास का एग्जांपल दें, सवाना नाम सुना होगा, अगर एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने कैंपोस, सेराडोस, दे ऑल आर ट्रॉपिकल ग्रास जो मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में या ट्रॉपिकल एरियाज के अलॉन्ग जो कंट्रीज है वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज हम जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ रिस्पेक्टिवली मूव करते हैं लैटिट्यूडनली टुवर्ड्स पोल, तो ट्रॉपिकल then temperate, then frigid और polar respectively in the north and south। तो ट्रॉपिकल कटिबंध के बाद जो कटिबंध आता है हम उसे टेम्परेट कहते हैं, और वहीं पे ग्रासलैंड्स पाया जाता है। और ये सभी ग्रासलैंड्स अगर आप देखें तो 6 के 6 कॉन्टिनेंट्स में हमें जनरली देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इस इमेज में अगर आप फिगर 5.12 को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अभी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के फीचर्स को हम लोग करेंगे डिटेल में, लेकिन जब यहाँ पे ग्रासलैंड की बात आ रही है तो पहले आप उन सभी एरियाज को देखें बच्चे ध्यान से, उसके बाद हम इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे डिटेल में। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के अगर आप कॉन्टिनेंटल इंटीरियर की ओर जाएं तो नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत फेमस टेम्परेट ग्रास पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका के कनाडा और जनरली यूएसए की इंटीरियर पार्ट्स में जो ग्रेट प्लेन्स वाला एरिया है हम उसे ही कहते हैं प्रेरीज। क्या कहते हैं, प्रेरीज। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका में अगर यूरुग्वे की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, तो यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्परेट ग्रास पाया जाता है जो स्पेनिश टर्म है, उसे कहते हैं पंपाज। क्या कहते हैं, पंपाज। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के सदर्न अफ्रीका में एक कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका में डिफरेंस है बच्चे। 0 डिग्री से साउथ का जो पूरा अफ्रीका उसे सदर्न अफ्रीका कहते हैं, लेकिन सदर्न अफ्रीका में एक कंट्री है हम उसे साउथ अफ्रीका कहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस ग्रास पाया जाता है, हम उसे ही कहते हैं वेल्ड। क्या बोलते हैं, वेल्ड। इसके बाद अगर आप यूरोप और एशिया के सेंट्रल पार्ट को लें, जिसे हम लोग इकट्ठे कई बार यूरेशिया भी कहते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रास पाया जाता है हम उसे कहते हैं स्टेपी। क्या बोलते हैं, स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अगर इस साउथ ईस्ट वाले भाग को देखें और कुछ इस साउथ वेस्ट वाले भाग को देखें, यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रास पाया जाता है हम इसे बोलते हैं डाउन्स। क्या कहेंगे, डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर कुछ आइलैंड्स पाए जाते हैं जिसे ओशन में सिचुएटेड होने के कारण हम उसे ओशेनिया कहते हैं। तो इसी में से एक है न्यूजीलैंड, और इसी न्यूजीलैंड में भी टेम्परेट ग्रास पाया जाता है जिसे कैंटरबरी प्लेन। क्या बोलते हैं, जिसे
कैंटरबरी प्लेन कहते हैं। अब आप देखिए जहां पे भी ये टेम्परेट ग्रास दिख रहा है, इसी टेम्परेट ग्रास का मतलब ही क्या है वहां पे कि वहां पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है और बहुत कम बारिश भी नहीं है। तो दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि मॉडरेट रेनफॉल है, अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर अराउंड। तो वहां पे श्रब भी नहीं है और वहां पे ट्रीज भी नहीं, तो दोनों के बीच का जो एक ऑप्टिमल इकोसिस्टम ड्यू टू मॉडरेट रेनफॉल जो डेवलप हो पाया, हम उसे ग्रास कहते हैं। और लैटिट्यूडनली सिचुएटेड होने के कारण वो टेम्परेट ग्रास, नॉट टू मच हॉट नॉट टू मच कोल्ड, सो दैट विल बी टेम्परेट, इसे दोस्त हिंदी में कहते हैं उसे। तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अमेरिका में पंपास, सदर्न अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशियन सेंट्रल में देखें तो स्टेपी, अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें डाउन्स और न्यूजीलैंड में देखें तो कैंटरबरी। ठीक है, ये सभी। अब ग्रासलैंड को देखने के बाद अब हम लोग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी जिसे हम कई बार कहते हैं, हम उसके फीचर को अब धीरे धीरे करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इट्स प्रैक्टिस्ड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड। सेमी एरिड माने क्या है? एरिड का मतलब सूखा होता है, ड्राई होता है। सेमी एरिड माने क्या होता है? जहां पे ड्राइनेस थोड़ा सा कम है। तो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में अभी हमने जितना भी किया, अगर आप साउथ अमेरिका को छोड़ दें, अफ्रीका को छोड़ दें और आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, तो यूरेशियन सेंट्रल को देखें या नॉर्थ अमेरिकन सेंट्रल को देखें, तो वो वास्ट कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में है। इसका मतलब क्या? वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज टू मच, नॉट टू मच हाई, तो वहाँ पे ग्रास इकोसिस्टम का एक ऑप्टिमल डेवलपमेंट, और वहीं पे हमें बेहतर तरीके से एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस हमें डेवलप होते हुए दिखती है। तो सेमी एरिड एरियाज मिड लैटिट्यूड्स में वीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप। अगर यहाँ पे सवाल पूछ ले कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में किस फसल का डोमिनेंस देखा जाता है, आंसर विल बी वीट। वीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप थ्रू अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न, barley, oats and rye are the also grown. The size of the farm is very large. आप देख सकते हैं, अगर आप फार्म को देखना चाहें तो इस इमेज के द्वारा आप इस फार्म को देख सकते हैं। देखिए इसमें एक कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के एरिया को दिखाया गया है। आपको इसमें बड़े बड़े आपको इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े मशीन दिख रहे हैं जो कटिंग का काम या आप बोल सकते हैं फसलों को काट रही है ना। और आप आसपास की इन सभी फील्ड को देखिए बच्चे, एक बहुत बड़ा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये सिंगल क्रॉपिंग होगा, है ना। फार्म का जो साइज़ है वो कई हेक्टेयर्स में होता है, बहुत बड़ा होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मैकेनाइज्ड ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, वेल साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज होता है, हर चीज़ की एक प्री प्लानिंग होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है, ये भी एक मैनेजरियल सिस्टम पर बेस्ड है, ताकि इसके बोल सकते सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक ईच प्रोसेस को, ईच स्टेज को हम अच्छे से वेल प्लान तरीके से क्या कर सकें, हैंडल कर सकें। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्राइमा फसिया जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, कमर्शियलाइज है, प्रॉफिटेबल है, या प्रॉफिट कमाना या मैक्सिमम से मैक्सिमम तरीके से प्रॉफिट गेन करना है या प्रॉफिट को बढ़ाना है। यहाँ पे द साइज ऑफ द farm is very large, therefore entire operations of cultivation from plowing to harvesting are mechanized. There is low yield per acre but high yield per person. Why does this happen? अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर लो यील्ड पर एकड़ में जो यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी, पर एकड़ जो यील्ड और प्रोडक्टिविटी है वो कम है, लेकिन पर पर्सन वो ज़्यादा हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हमारे पास बहुत बड़ा फार्म साइज होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल फील्ड होता है, तो वहाँ पे हमारे पास प्रेशर नहीं होता है कि हम हर एक फील्ड से बहुत बड़े मात्रा में प्रोडक्टिविटी लें, बहुत ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो। प्रोडक्टिविटी का जोर उस जगह पे होता है जब हमारे पास लैंड लिमिटेड साइज में होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। चूँकि यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है, वास्ट एरिया में फैला हुआ है, तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्शन से होता है। इसलिए यहाँ पे पर एकड़ प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ा एरिया होने के कारण ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बेशक कम है, लेकिन पर पर्सन ये ज़्यादा क्यों? पर पर्सन ज़्यादा होने के पीछे रीजन क्या है कि ये मैकेनाइज्ड है और यहाँ पे ह्यूमन लेबर कम है। अगर ह्यूमन लेबर कम होगा तो टोटल ह्यूमन लेबर को अगर हम टोटल प्रोडक्शन से
अगर हम वहाँ पे डिवाइड करें, क्योंकि लोग यहाँ पे कम इन्वॉल्व है, मशीन ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पर पर्सन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यही अगर आपने प्रिमिटिव सब्सटेंस में देखा होगा, इंटेंसिव सब्सटेंस में देखा होगा, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये था कि ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन पर पर्सन कम है। यहाँ पे क्या कि ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, पर एकड़ कम है, लेकिन अगर आप पर पर्सन पे निकाले तो वो ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैकेनाइज ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। तो आगे बढ़ें, चलिए आगे के स्लाइड में अगर हम देखें, आगे के स्लाइड में दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेपीज, जो मैंने बताया यूरेशियन स्टेपीज, द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, द पंपास ऑफ अर्जेंटीना, द वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड द कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी है कि आपको इन सबको वर्ल्ड मैप पे लोकेट भी करना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 101% कन्फर्म आएगा, पक्का आएगा। चलिए, अनदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज मिक्स्ड फार्मिंग। अब देखिए बच्चे, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है। आप मिक्स्ड फार्मिंग के मतलब को आप ये क्या बोलते हैं, निकालने के पहले, समझने के पहले आप इस इमेज को सबसे पहले ध्यान से देखिए। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, इस इमेज में आपको ये दिख रहा है कि बहुत बड़ा एक एरिया है, आपको एक वास्ट एरिया दिख रहा है। अगर आप इस इमेज को इंटरप्रेट करें, बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर भी होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसके बैकग्राउंड को देखिए, जहाँ पे भी आपको ग्रीन या थोड़े से येलो पैचेस दिख रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है। और इसके साथ साथ अगर इनको देखें तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को भी रियर किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर लाइव स्टॉक रियरिंग हो रही है, तो हम इसे ही मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं समझना है कि कई अलग अलग प्रकार के फसलों की खेती करना मिक्स्ड फार्मिंग नहीं है। एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल रियरिंग और लाइव स्टॉक रियरिंग फॉर कमर्शियलाइज पर्पस, फॉर मैक्सिमम गेन प्रॉफिट, इसी को हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर बहुत बड़े एरिया में एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पे लाइव स्टॉक रियरिंग भी, और लाइव स्टॉक रियरिंग, वहाँ पे एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक रियरिंग के बीच में भी रिलेशन है। वहाँ पे एग्रीकल्चर सिर्फ सेरेल्स का नहीं हो रहा है। हमने कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में क्या बताया था कि जो रेंचेस होता है वो फिक्स्ड होता है, वहाँ पे उनका फॉडर, उनका ग्रास रखा होता है। लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि यहाँ पे फॉडर की ही खेती की जाती है सेरेल्स के साथ साथ, और उसी फॉडर को उन लाइव स्टॉक को खिलाया जाता है, और फिर लाइव स्टॉक को खिलाने के बाद उनके हेल्थ को और अच्छे तरीके से अपग्रेड करने के बाद हम उन्हें अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, चाहे वो मीट के लिए हो, मांस के लिए हो, दूध के लिए हो, या दूध के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हो, हम यूज़ करते हैं। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज विद एनिमल रियरिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। अब ये भी डेवलप कंट्री में होगा। जो भी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का एरिया दिखता है, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे ये ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में ये इतना ज़्यादा डेवलप ड्यू टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द वेरी हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लिमिटेड लैंड, हमें इतना डेवलप होता हुआ ये नहीं दिखता है जनरली डेवलपिंग वर्ल्ड या डेवलपिंग कॉन्टिनेंट्स में। दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड द टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। आप एक बार इस इमेज को एक बार देखिए बच्चे, और इस इमेज को देखने के बाद, इस इमेज को आप एक बार देखें। एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, आप इस इमेज को एक बार देखें ध्यान से। फिगर 5.14 आपको देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एरिया, अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो एरिया है,
जिसे हम लोग जनरली न्यू इंग्लैंड रीजन कहते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेट लेक्स का रीजन में 5 मेजर लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। और यही जो न्यू इंग्लैंड रीजन, इसी को न्यू इंग्लैंड क्यों कहा गया? क्योंकि यूरोपियन या आपको पता होगा यूएसए ग्रेट ब्रिटेन का कभी कॉलोनियल रूल में था, और ग्रेट ब्रिटेन से जो लोग आए थे वो सबसे पहले इस यूएसए के या इस नॉर्थ अमेरिका की इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही सबसे पहले बसे थे, और इसी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यू इंग्लैंड कहते हैं। और यहाँ पे जो लोग ग्रेट ब्रिटेन से नॉर्थ अमेरिका में आए या यूएसए में आए उसी को एंग्लो सैक्सन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंग्लो सैक्सन। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका का जो ये ग्रेट लेक्स वाला एरिया है, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्ट्रीप बेल्ट यहाँ पे दिख रहा है। आप इसके अलावा अगर रॉकी वाले एरिया को देखें, जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे आप वाशिंगटन देख सकते हैं, कनाडा का एल्बर्टा, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, है ना, ये सारे स्टेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप मैक्सिको का जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के पार्ट के एरिया को देखें तो यहाँ पे भी हमें जनरली मिक्स्ड फार्मिंग दिखता है। अब देखिए फिर यहाँ पे यूरुग्वे और अर्जेंटीना का जो पंपास वाला एरिया है, हमें यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग का एरिया और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का एरिया आपको थोड़ा सा ओवरलैप होता हुआ दिख रहा होगा, तब दोनों को साथ साथ समझेंगे। कंसेप्ट डिफरेंट है, लेकिन एक एरियाज में कई अलग अलग प्रकार के बट इंटररिलेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी देखने के लिए हमें मिलती है। अगर आप अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका में भी जो वेल्ड वाला रीजन है, साउथ अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका का जो पार्ट है, यूरोप में आप एक बहुत बड़ा एरिया देख सकते हैं। यूरोप में अगर आप देखें तो जो आप देख सकते हैं जो एशियाटिक साइबेरिया है, आप देखिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से ये पूरा कवर करते हुए सेंट्रल एशिया, यूरोप के पार्ट्स को लेते हुए पूरा रशिया के नॉर्दर्न वाले पार्ट से होते हुए नॉर्वे, स्वीडन तक का एरिया भी इसमें क्या है? शामिल। अगर आप इसको बड़े कैटेगरी में कैटेगराइज करें तो दो मेजर नाम यहाँ पे जरूर याद रखेंगे बच्चे। एक तो है नॉर्थ ईस्ट यूएसए और एक यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट यूरोप। यही आप लोगों को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में भी पढ़ना है, और यही वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल रीजन्स भी हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे यूरोप और सेंट्रल एशिया से होते हुए बहुत बड़ा एरिया, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मिक्स्ड फार्मिंग का एरिया देखने के लिए मिल रहा है। और यूरोप के आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टुगल, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ये सारे डेवलप्ड नेशन है। और इसी डेवलप्ड नेशन में ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ लाइव स्टॉक रियरिंग एक्टिविटी भी एज अ मिक्स्ड फार्मिंग देखने के लिए मिलती है। अगर आप इंटीरियर पार्ट को देखें तो ये वास्ट इंटीरियर पार्ट में किसी प्रकार का हमारे कमर्शलाइज मिक्स्ड फार्मिंग नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं हो सकता, वहाँ पे लोगों को पास रिसोर्सेस नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि एशिया को आप देखिए, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट को देखिए, सेंट्रल पार्ट को देखिए, तो यहाँ का जो बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं दिख रहा मिक्स्ड फार्मिंग इस एरिया में। लेकिन अगेन पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है, अगेन पैसिफिक ओशन के एक नैरो स्ट्रिप के सहारे जो रशिया का जो पैसिफिक ओशन का जो एरिया है, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं स्कैटर्ड तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा फिर गैप दिखता है, स्कैटर्ड तरीके से हमें यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है। अब मिक्स्ड फार्मिंग के कौन कौन से बेसिक फीचर्स को यहाँ पे रखा गया है? इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव एज इट इन्वॉल्व रिगरस केयर इन फीडिंग एंड मिल्चिंग। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हमें मिक्स्ड फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ना, यहाँ पे फॉडर की खेती की जा रही है, फॉडर की खेती की जा रही है, फिर उस फॉडर को जानवरों को खिलाया जा रहा है, फिर उस जानवर को अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ किया या पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर क्या है कि फीडिंग के लिए, कि वहाँ पे एनिमल्स के हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके फूड रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है और उसे अच्छे से खाना खिलाना है, क्योंकि एनिमल का हेल्थ ही यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग या लाइव स्टॉक रियरिंग के कमर्शलाइज प्रॉफिटेबल पर्पस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देयर इज नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर एज इन द केस ऑफ क्रॉप रेजिंग। जैसा कि अगर एग्रीकल्चरल को देखें या एग्रीकल्चर में अगर क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर बहुत कम ऐसे फसल हैं, कुछ वीट को छोड़ दें, मेज को छोड़ दें, और जहाँ पे बेहतर जोग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, और साल भर आप एक ही प्रकार के फसलों की खेती कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेट लैटिट्यूड्स में देखें जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो एक टाइम के बाद चूँकि वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एटमोसफेयर में गर्मी बिल्कुल भी खत्म हो जाती है या नहीं के बराबर होती है, तो वहाँ पे
क्रॉप्स का ग्रोथ रुक जाता है। तो एक सर्टेन टाइम होता है क्रॉप की ग्रो करने का या एग्रीकल्चर करने का, लेकिन एनिमल रियरिंग या लाइव स्टॉक रियरिंग के संदर्भ में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और यही एक बहुत बड़ा कारण आप समझ सकते हैं कि क्यों टेम्परेट लैटिट्यूड में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग नामक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ वहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग के किए जाने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि एनिमल रियरिंग थ्रू आउट द ईयर चल सकता है, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यू टू हार्श क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर आप कुछ नहीं कर सकते हो वहाँ पे। It is practiced mainly near अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। अब एक देखिए, जो भी हमने नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात करी थोड़ी देर पहले, आप नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूएसए को देख सकते हैं, तो यहाँ पे शहरी एरिया के आसपास ये ज़्यादा हैं। और हम लोग कभी पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के इन दोनों एरियाज में ही वर्ल्ड में सबसे हाई लेवल का हमें अर्बनाइजेशन या नगरीकरण देखने के लिए मिलता है। और अर्बन डिमांड के कारण ही ये मिक्स्ड फार्मिंग बहुत तेज गति से अर्बन एरियाज के पेरिफेरल एरियाज में ग्रो कर पाया है डेवलप कंट्रीज में। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क। अब देखिए, मिल्क है वो तुरंत खराब होने वाला चीज़ है, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसे भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी अर्बन एरियाज के आसपास में उसकी लोकेलिटी या उसका होना जरूरी, आप बोल सकते हो यहाँ पे। नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, pasteurization and other preservation processes have increased the duration of storage and various dairy products। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग बोले ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा, है ना, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा चीज़ जल्दी करके ख़राब ना, ऐसे भी देखिए वो मिड लैटिट्यूड से टेम्परेट लैटिट्यूड से, तो वहाँ पे ठंड होने के कारण ऐसे भी वहाँ पे डिकम्पोजिशन बहुत ही पैसिव हो जाता है वहाँ पे, तो चीज़ों की लॉन्गेविटी, चीज़ों के ख़राब होने का रेट ऐसे भी वहाँ पे कम हो जाता है। तो और भी कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके उन्होंने यूज़ कर रखे हैं या वो यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हम उन प्रोडक्ट्स को बहुत लंबी दूरी तक, जैसे ऑस्ट्रेलिया को देखिए, न्यूजीलैंड को देखिए, वो बिल्कुल एक किनारे पर है, मैंने बताया भी था कि ऑस्ट्रेलिया को फॉरगेटन कॉन्टिनेंट कहते हैं, बिल्कुल एक छोर पर है वो, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने ऑस्ट्रेलिया को देखें, न्यूजीलैंड को देखें, वो अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को यूएसए तक, ब्राज़ील तक, यूरोप तक क्यों भेज देता है? क्योंकि उसके पास रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज़ है, बड़े बड़े जहाज में रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ होती है, पेस्चराइजिंग फैसिलिटीज़ होती है, जिसके कारण जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी करके डिकम्पोज, जल्दी करके ख़राब नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, दीज आर या देयर आर थ्री मेन रीजन्स, तीन मेन रीजन्स को, थ्री मेन रीजन्स ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। अच्छा, यहाँ पे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की बात आ रही है। हम लोग कमर्शियल डेयरी फार्मिंग यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग को हम बाद में करेंगे। यहाँ पे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की बात यहाँ पे शुरू हो गई है। हमने मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग थे यहाँ पे, सॉरी, तो मिक्स्ड फार्मिंग की बातों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बाय मिस्टेक हम लोग डेयरी फार्मिंग में चले गए, सॉरी। तो मिक्स्ड फार्मिंग में हमें कौन कौन सी बातें बताई जा रही है? दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। मिक्स्ड फार्म्स आर मॉडरेट इन साइज। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में लार्ज साइज था, बट मिक्स्ड फार्म में लार्ज साइज नहीं, मॉडरेट साइज होता है। इसको थोड़ा सा चेंज करिएगा, हमने लार्ज बता दिया था, वहाँ पे लार्ज नहीं होगा। कमर्शियल ग्रेन में लार्ज दिखता है, मिक्स्ड फार्मिंग में मॉडरेट साइज है, मध्यम है, छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, मध्यम है। And usually the crops associated with it are wheat, barley, oats, rye, maize, fodder and root crops. Fodder crops are an important component of mixed farming. Crop rotation and इंटरक्रॉपिंग, ये दो टर्म है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक क्रॉप के बाद, एक सर्टेन प्रकार के क्रॉप की सोविंग के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद दूसरे प्रकार के क्रॉप की खेती करना, दिस इज क्रॉप रोटेशन। बट इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही साथ अलग अलग कतारों में कई अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स की खेती करना, दिस इज इंटरक्रॉपिंग। मैं फिर बता रहा हूँ, क्रॉप रोटेशन एक प्रकार के क्रॉप्स की सोविंग, हार्वेस्टिंग के बाद दूसरे प्रकार के क्रॉप्स की खेती करना, आपका बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और इंटरक्रॉपिंग अलग अलग प्रकार के कतारों में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स की खेती करना। यहाँ पे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सोइल फर्टिलिटी। इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्या है कि क्रॉप कल्टीवेशन भी हो रहा है जिसमें फॉडर कल्टीवेशन भी है वो ना, और एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस पे साइंटिफिकली फॉर कमर्शियल प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एनिमल्स लाइक कैटल, शिप, पिग्स,
पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलोंग विथ क्रॉप्स। तो यहाँ पे आप जानवरों के टाइप्स भी देख सकते हो। अब यहाँ के एनिमल्स को आप नोमैडिक हर्डिंग से देखिए, आप कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग से देखिए, तो कुछ हद तक आपको डिफरेंसेस दिखेगा, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक्टिविटीज में फर्क है, बस सब्सटेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है या कमर्शियलाइज ज़्यादा है। मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये मिक्स्ड फार्मिंग के फीचर्स हैं। मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी, चूंकि यहाँ पे मशीनों के द्वारा ज़रा जोर या मैकेनाइज ज़्यादा है। आगे लिखा हुआ है कि मशीनरी और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फसलों की बर्बादी को रोकना है यहाँ पे। एंड ग्रीन मैन्योर, जो हरी खाद होती है, जो हमारे सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है और किसी प्रकार के सॉइल इरोजन या सॉइल डिग्रेडेशन के कारण को क्या करता है, कम करता है या ख़त्म करता है। एंड ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द फार्मर्स। अब देखिए यहाँ पे एक्सपर्टीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक्सपर्टीज़ का मतलब क्या कि जो उन विषयों के जानकार हैं, तो यहाँ पे भी एक साइंटिफिक तरीके से इस पूरे क्रॉप प्रोडक्शन को और एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस को मिक्स्ड फार्मिंग के तहत किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, ताकि ऑप्टिमल प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो क्रॉप्स का, फॉडर का और एनिमल हस्बेंड्री का, ताकि हम वहाँ पे अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकें। और इसी में जो अगली कड़ी है, जो बाय मिस्टेक थोड़ी देर पहले मैं मिक्स्ड फार्मिंग के साथ बोल गया था, वो है डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग का यहाँ पे मतलब क्या? तो डेयरी का मतलब ही होता है कि जो मिल्क से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या उनसे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम उसी को डेयरी फार्मिंग कहते हैं। अब डेयरी का मतलब क्या? दूध से बनी हुई चीज़, चाहे दूध हो, चीज़ हो, मक्खन हो, बोल सकते हैं पनीर हो, ठीक है। तो ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं और अर्बन एरियाज़ में इनकी डिमांड ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा दूरी तक अगर आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी नहीं है, पेस्चराइजिंग फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा दूर तक आप नहीं भेज सकते हैं। और यही कारण है कि डेयरी फार्मिंग मोस्टली उन डेवलप कंट्रीज़ में डेवलप ज़्यादा हुआ है जिनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई लेवल की है। डेयरी इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स। इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। अब देखिए ये सारे इसके फीचर्स हैं। ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। एनिमल शेड्स, एनिमल शेड का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जानवर रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनके एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया रहता है ताकि उनके रहने में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। वहाँ पे किसी प्रकार के इंसेक्ट्स, किसी प्रकार का आप बोल सकते हैं एपिडेमिक्स, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का वहाँ पे और भी कोई अलग चीज़ें ना फैले जिसके कारण उनके एनिमल किंगडम की क्या हो सके, वहाँ पे एनिमल किंगडम किसी प्रकार के निगेटिव चीज़ वो सफ़र कर सके, वहाँ पर वैसा कह सकते हो। स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर फॉडर, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स एड टू द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्म। अब देखिए यहाँ पे ये जितनी भी बातें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। डेवलप कंट्रीज़ में इसके होने का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मैं फिर पढ़ रहा हूँ इसको। डेयरी इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग। मोस्ट एडवांस है, एफिशिएंट टाइप है सबसे ज़्यादा। इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा एक रिसोर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए। एनिमल शेड्स के लिए स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करना ताकि जो भी दूध वगैरह निकालेंगे उसको स्टोर करना है, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन एंड सो ऑन। फॉडर, उनके खाने के लिए जो भी फीडिंग है फॉडर होना चाहिए। फीडिंग, जो भी वो खा पी रहे हैं या भी जो भी उनके आप बोल सकते हैं उनके बच्चे वगैरह के लिए भी जो भी एक बेहतर कंडीशन वहाँ पे क्रिएट करना है। मशीन्स एड टू द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। स्पेशल एम्फेसिस इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग में क्या हुआ, जो भी कैटल उनके जो भी बच्चे होंगे तो कोशिश ये की जाती है कि वो उनमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा उनके ब्रीडिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी जाती है ताकि वो और अच्छे से उनमें मांस की क्वालिटी हो, वो और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो दूध दे सके, या हम उसको अपने कमर्शलाइज पर्पज से क्या कर सके, ज़्यादा यूज़ कर सके। उनके हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की बीमारी उनमें ना हो। एंड वेटनरी सर्विसेज का मतलब होता है कि डॉक्टरी लाइन में जो एनिमल के हेल्थ से जुड़े हुए जो डॉक्टर होते हैं या जो आप बोल सकते हैं जो दवा देने वाले जो लोग होते हैं, हम उसी को वेटनरी सर्विसेज कहते हैं। अगले पेज में देखें, नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव as it involves rigorous care in feeding and milching. There is no off season during the year as in the case of
क्रॉप रेजिंग, जो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, बाई मिस्टेक वहाँ पे हो रहा था, तो अब उसको यहाँ के संदर्भ में समझिए। दूध की बात करें, पनीर की बात करें, ये थ्रू आउट द ईयर हमें अवेलेबल होता है, क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, क्रॉप की बात करें, उसका पर्टिकुलर एक ग्रोइंग सीजन होता है जो टेम्परेचर, रेनफॉल और आसपास के इमीडिएट फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है, जो थ्रू आउट द ईयर हर बार उस क्रॉप के ग्रो करने के लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो वहाँ पे क्रॉप ग्रोइंग का एक ऑफ सीजन भी होता है। लेकिन अगर एनिमल रियरिंग की बात करें, उसके प्रोडक्ट्स से बनने वाले प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उनका कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता है। आप डेयरी फार्मिंग को इस इमेज को देखकर भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए, एक पूरे डेवलप कंट्री का एक डेयरी फार्मिंग का पूरा ये दिखा रहा है, इसमें आपको कैटल्स दिख रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, ये आप इसके इक्विपमेंट्स को देखिए शेड को देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे इक्विपमेंट्स को देखिए, यहाँ पे मशीन वगैरह लगी हुई हैं, और जो दूध निकालने का काम भी जो हो रहा है वो पूरा मशीनों के द्वारा हो रहा है यहाँ पे, तो कंप्लीटली मैकेनाइज्ड है। लेबर सिर्फ इन मशीनों को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे भी ह्यूमन लेबर इंटेंसिव है, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मशीनाइजेशन या मैकेनाइजेशन भी यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे दिखता है यहाँ पे। चलिए अगले फीचर की अगर बढ़ें, इट इज प्रैक्टिस्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, क्योंकि वहाँ पे दूध के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। शहर में आप देखेंगे बच्चे, आप जहाँ पे शहर वगैरह में देखेंगे, कई बार सुबह सुबह आसपास के एरिया से शहर में दूध, पनीर, चीज़, मक्खन की सप्लाई की जाती है रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स के माध्यम से, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस हैव इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अब इसके एरियाज कौन कौन है? देयर आर 3 मेन रीजन्स ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। द लार्जेस्ट इज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, the second is Canada, and the third belt includes South Eastern Australia, New Zealand and Tasmania। अब एक बार देख लेते हैं, क्या अगर इसका मैप है तो हम लोग उसके मैप को देख लेंगे। इसमें मैप नहीं दिया हुआ है, तो आप इससे समझ लें। यहाँ पे हमने क्या बताया, कौन कौन सा एरिया दिया हुआ है। एक तो देखिए, फिर ये जो ये वाला एरिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का, अगर आप एरिया देखें, इस एरिया में आपको डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे शहर या अर्बनाइजेशन इस एरिया में बहुत हाई लेवल का दिखता है। नॉर्थ अमेरिका के भी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को देखें, कनाडा के इस वाले भाग को देखें, तो यहाँ पे भी हमें डेयरी फार्मिंग का एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। थर्ड बेल्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग को आप देख सकते हैं, जो साउथ वेस्ट का पार्ट है, साउथ ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पे भी डेयरी फार्मिंग बहुत डेवलप है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एक आइलैंड है तस्मानिया, कैपिटल इज होबार्ट, यहाँ पे भी आपको डेयरी फार्मिंग का बहुत ऑप्टिमल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। और जो ये पूरा न्यूजीलैंड है, यहाँ पे भी हमें डेयरी फार्मिंग का एक अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। अब इन सभी एरियाज़ में आप कुछ एरिया पे ध्यान दीजिए या कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की बात करें, ये सारे कोस्टल एरियाज़ हैं। कुछ इंटीरियर एरियाज़ भी हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजर एरियाज़ कोस्टल एरियाज़ हैं। और कोस्टल एरियाज़ के सहारे ही मोस्टली जो इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन हैं, जो अर्बनाइज्ड टाउन भी हैं, वो डेवलप हुए हैं। और अर्बन एरियाज से बहुत हाई डिमांड के कारण ही डेयरी फार्मिंग अर्बन एरियाज़ के पेरिफेरल एरियाज़ के अलोंग हमें ज़्यादा वेल डेवलप्ड देखने के लिए मिलता है। तो इसी डेयरी फार्मिंग के साथ इस वीडियो की बातें यहीं पे समाप्त हो रही हैं। आई होप इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं उसके माध्यम से आपकी मिक्स्ड फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग के बारे में आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, माइनिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोलैबोरेटिव फार्मिंग, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल।